दिसंबर 2015 25 दिसंबर 2015 नवाज शरीफ साहब के मोदी सरकार के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, ख़ानदानी ताल्लुकात थे। उन्होंने अपनी शादी पे, यानी कि अपनी फैमिली की शादी पे उन्हें बुलाया भी नरेंद्र मोदी साहब को, और बग़ैर वीज़े के वो आए और ज़ाती दौरा किया और सीधे लाहौर गए, जाती उम्रा, और वो तस्वीर आपने देखी होंगी, पूरा का पूरा इवेंट हुआ। और उस पर तनकीद भी हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि सख्त कशीदगी चल रही थी दोनों मुल्कों के माबैन। लेकिन नरेंद्र मोदी को नवाज शरीफ साहब ने इनवाइट किया और वो आए। फिर तहाइफ का तबादला भी हुआ, कोई साड़ियों का तबादला हुआ, और कोई कुछ फल फ्रूट का भी तबादला हुआ। तो बहरहाल ये हुआ। लेकिन मोदी सरकार का जो विज़िट था दिसंबर 2015 को, 25 दिसंबर, उसके बाद बहुत ज़्यादा करीब आ गए, और ये पैरेलल जो है वो ताल्लुकात इस्तवार हो रहे थे। हमारी खारजा पॉलिसी कुछ और थी और नवाज शरीफ साहब कुछ और का चाह रहे थे। और मोदी सरकार की पाकिस्तान के साथ मखासमत थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी बहुत गहरी यारी थी। उसके बाद हुआ ये, और ये यारियां अभी मज़ीद आगे जानी थी। और सजन जंदाल का तो आपको मालूम ही है कि वो भी बग़ैर वीज़े के आ जाते थे, और मरी तक भी उनको एक्सेस थी, और ये सब कुछ होता था। और फिर एक और भी आपको बता दूं, इत्तफाक से हमारा विज़िट था इंडिया का, तो वहाँ हमें पता चला कि जो हमजा शहबाज हैं वो भी इंडिया का विज़िट करते रहते हैं और अपने तजारती मामलात को देखते रहते हैं। और उन्होंने हमें बताया, इंडियन हुकाम ने ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा जी कि सरकार की जो भी है पॉलिसी, लेकिन हमारी जो शरीफ फैमिली के साथ है, उनके साथ हमारे बराह रास्त मरासम हैं और आना जाना लगा रहता है। और अगर कोई मसला हो तो हम जाते हैं, और जाके जाती उम्रा में हमारी मुलाकात होती है, तो हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, और इसलिए हम बाला बाला ये सारे काम करते हैं। और फिर एक फेवर्ड नेशन भी करार दिया जाना था, उसका भी दरमियानी हल निकाल लिया था नवाज शरीफ साहब ने। और खुर्रम दस्तगीर साहब भी एक विज़िट कर चुके थे, और खुर्रम दस्तगीर साहब ने यकीन दिलाया था सरीना होटल में कि हम कोई और दरमियानी रास्ता निकाल रहे हैं। तो ये भी सूरत हाल सामने थी। तो बहरहाल कुलभूषण पकड़े गए जी, और कुलभूषण साहब जब अनाउंसमेंट हो गई और पता चल गया, तो उसके बाद भारत ने इसको ऑन किया। लेकिन हुआ ये कि दिसंबर 2025 में ये नरेंद्र मोदी विज़िट करते हैं, और मार्च 2016 में कुलभूषण पकड़े जाते हैं। जिसके बाद ये पूरे का पूरा एक प्लान था दोस्ती का, खुफिया दोस्ती का, वो सारे का सारा प्लान चौपट हो गया, और कशीदगी बढ़ गई। और नवाज शरीफ साहब इस बात पे बहुत सख्त गुस्से में नज़र आए, और चूँकि बहुत ज़्यादा वो क्लोज़ हो गए थे, क्लोज़ रिलेशनशिप थी, लेकिन उसके बाद फिर मामलात हाथ से निकलते गए। और इस तरीके से फिर उसके बाद डॉन लीक्स वाला मामला भी आया, और फिर मियाँ साहब ने यह भी कहा कि जनाब ये इधर से ही सारे जाते हैं और दहशतगर्दी होती है, वो एक मामला अलग है। तो बहरहाल ये सब कुछ हुआ जी। उसके बाद आते हैं जनरल बाजवा साहब, और जनरल बाजवा साहब आते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, वो जनरल रिजवान अख्तर साहब को फारिग करते हैं, और उनको फारिग करके पहुंचाते हैं NDU में। और उसके बाद फिर उनको सिर्फ यही नहीं रहता, बल्कि उनसे कबल वक्त रिटायरमेंट, उन्हें कहते हैं कि आप कबल वक्त रिटायरमेंट लें और घर जाएं। तो जनरल रिजवान को कबल वक्त रिटायरमेंट देके घर भेज दिया जाता है, और DGISI के ओहदे से भी हटा दिया जाता है, जबकि अभी तक उनकी मुद्दत बाकी थी, क्योंकि 3 साल के लिए DGISI लगाया जाता है। तो 2014 में वो आए थे, और दिसंबर 16 में उनको फारिग कर दिया गया। और इसी तरीके से आसिम सलीम बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल DGI-SPR, उनको भी जनरल बाजवा ने आने के फ़ौरन बाद हटा दिया। और ये दोनों बरतरफियाँ जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के कहने पर अमल पजीर हुई थी। इसी दौरान जनरल राहिल शरीफ साहब को भी पहले शायद इरादा था कि जनरल राहिल शरीफ साहब को हम दे देंगे एक्सटेंशन, और लेकिन जब ये काम हो गया तो फिर उसके बाद जनरल राहिल शरीफ पे भी कांटा लगा दिया गया, और उनको भी जो है वो एक्सटेंशन नहीं, बल्कि उनको भी 3 साल बाद फारिग कर दिया गया। तो
ये एक हकीकत है जो कि फिर लेकिन जो जनरल रिजवान अख्तर और आसिम सलीम बाजवा साहब को जो हटाया, तो उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने बुनियाद ये बनाई थी, ऑफ द रिकॉर्ड बुनियाद थी कि ये उनके आर्मी चीफ बनने में रुकावट खड़ी कर रहे थे, ये दोनों अफसरान, और प्रोपेगेट किया था जनरल बाजवा के दीन के बारे में, मजहब के बारे में, प्रोफेसर साजिद मीर साहब का जो स्टेटमेंट आया था। जबकि हकीकत यह है कि नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब का जो करीब आना था, वो सारे का सारा मामला सबोटाज हो गया था कुलभूषण की गिरफ्तारी के नतीजे में। और जिस अफसर ने, जिन अफसरों ने, ये मैंने आपको बता दिया कि गिरफ्तार किया था, उनको ही हटा दिया गया, और ये है सूरत हाल। तो अब उसी ख़ानदान को जी दोबारा से मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, और तमाम उनके जो हैं माजी के जो किस्से हैं वो सारे के सारे साफ़ कर दिए गए हैं। तो ये हकीकत है, और ये आगे जाके हम फिर कभी मज़ीद इस पे बात भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है, नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टुकड़े हो जाने थे, लेकिन नून लीग के हिस्से बखरे हो रहे हैं और नून लीग मज़ीद तकसीम दर तकसीम होगी। सिचुएशन ये है कि ख़ास तौर पे ये जो काबीना में तोसी की गई है और परवेज़ खटक साहब को शामिल किया गया है और कुछ और लोगों को शामिल किया गया है, और जो पहली दफ़ा आए थे पार्टी में उनको भी शामिल कर दिया गया, और कुछ लोगों को काबीना में शामिल किया गया। इससे नून लीग के अंदर बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं, और नून लीग के अंदर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। यहाँ तक कि जो नून लीग के वुज़रा हैं वो भी इस एक्सटेंशन को, यानी कि काबीना में तोसी को डिफेंड नहीं कर रहे, और ख़ास तौर पे उन लोगों के बारे में जैसे कि परवेज़ खटक साहब हैं या बाकी और लोग हैं और गैर मुंतखब लोग हैं, उनको शामिल किए जाने पे उनको दिफा नहीं कर रहे, ना ही मुस्लिम लीग उनके रहनुमा कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो कहते हैं कि जनाब ये पार्टी का होना चाहिए। सबसे पहले इख्तियार वली साहब ने आवाज़ बुलंद की और उन्होंने कहा कि PMLN के लिए आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पंजाब का डोमिसाइल हो। नहीं जनाब, पंजाब का डोमिसाइल नहीं, सिर्फ आपके पास जाती उम्रा की जी हुजूरी होनी चाहिए। जी हुजूरी का सर्टिफिकेट होगा तो आप तरक्की करेंगे, वरना नहीं करेंगे। शेख रोहील असगर साहब का हाल आपने देख लिया, और इसी तरीके से क्योंकि तनकीद ये हो रही है, खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मौजूद हैं, और बहुत सारे रहनुमा मौजूद हैं, और उनको और फिर पार्लिमान के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनको वज़ीर बनाया जा सकता था, मुशीर बनाया जा सकता था, काबीना में लिया जा सकता था, लेकिन उनको नहीं लिया बल्कि लोटों को लिया, और ये जिस पे माजी में तनकीद होती रही। तो बहरहाल अब नून लीग के अंदर ये टूट फूट का अमल जारी है, और अगली खबर ये है कि नून लीग के बहुत सारे रहनुमा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए पर तोल रहे हैं, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से राब्ते में हैं, और इलेक्शन होने की सूरत में जैसे ही मतला साफ़ होगा तो ये बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नवाज़ के वो मुस्लिम लीग नून छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। इनमें खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी शामिल हैं, इनमें पंजाब के भी बहुत सारे तगड़े लोग शामिल हैं जो कि नून लीग के बहुत ज़्यादा क्लोज समझे जाते हैं और सीनियर समझे जाते हैं, वो सब के सब। तो ये है जी दूसरी खबर। और तीसरी खबर जो है वो आई है इंतसाद दहशतगर्दी की अदालत से, और कुफ्र टूट रहा है खुदा खुदा करके। और सिचुएशन ये है कि 26 नवंबर के जो थे जी मुतासरीन और सियासी कारकुनान जो गिरफ़्तार हुए थे कत्लेआम के बाद, उनमें से आज 56 कारकुनों की ज़मानत मंजूर कर ली है। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत 26 नवंबर के एहतजाजी और सियासी कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़, इनको आज ज़मानत मंजूर हुई है। और जज थे अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, और इनको 5-5 हज़ार रुपये के मचलकों के इव्स PTI के कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। अब इनको नवंबर में गिरफ़्तार किया गया था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने के बाद इनको रिहा किया जा रहा है, और वो भी उस वक्त जबकि पब्लिक प्रेशर बढ़ा और रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है, और बहुत ज़्यादा
तनकीद हो रही थी कि जनाब इनका आखिर कसूर क्या है। उसकी वजह यह है कि रेंजर्स के अहलकारों को कुचलने वाले नौजवान की ज़मानत जो है वो इससे पहले हो गई, जबकि जो बेगुनाह कारकुनान हैं और सियासी कारकुनान हैं उनकी ज़मानतें अभी तक नहीं हो रही थी। इसी तरीके से और भी बलूचिस्तान से जो हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी भाई सियासी कारकुनान, वो अभी भी जेलों में मुक़य्यद हैं। सलार काकड़ और उनके साथी वो अभी भी जेलों में हैं और उनको रिहा नहीं किया जा रहा और उनको मजबूर किया जा रहा है कि जनाब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज़ादी हासिल करें तो हम आपकी ज़मानतें भी करेंगे और आपको छोड़ कर भी आएंगे। ये सब कुछ किया जा रहा है।